के लेक्चर में हम बिहेवियरल इकोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो क्यूरोसिटी है बिहेवियरल इकोलॉजी की जो रूह है इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारी जो अप्रोचेस हैं डिफरेंट साइंटिस्ट की तरफ से दी गई उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझें कि किसी भी एनिमल को जब हम देखते हैं तो एक आम आदमी जो होता है वो सिर्फ वॉच करता है, वो एनिमल को देखता है, उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करता है। एक बिहेवियरल इकोलॉजी को स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट होता है वो सिर्फ वॉच नहीं करता बल्कि एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करके एक एक एक्ट को ऑब्ज़र्व करके वंडर भी होता है और उसकी क्यूरोसिटी जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप एक बर्ड को देख रहे हैं कि वो ग्रास में अपना फूड सर्च कर रहा है। अब इसको देखकर जो क्यूरोसिटी आती है उसके कई लेवल्स हो सकते हैं। वो एक लेमैन जो है हो सकता है कि वो उसको देखे और उसके लिए ये कोई आम बात होगी तो उसको इग्नोर करे और अपने काम में लग जाए। लेकिन डिफरेंट पीपल में क्यूरियोसिटी का जो लेवल है वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी उसको बर्ड को देखे और सोचे कि इसका नाम क्या है, और जब वो उसका नाम रिकॉल कर ले, उसको याद कर ले, तो उसको उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो सेटिस्फाई हो जाए। और अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, तो वो हो सकता है कि वो सोचे कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है, और जब वो रिकॉल कर ले तो वो सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन इससे भी आगे अगर कोई ये भी ऑब्ज़र्व करता है कि ये बर्ड थोड़ा सा वॉक करता है फिर ये रुक जाता है और फिर ये ग्राउंड पे कुछ चीज़ों को ढूंढ रहा है, जैसे अपनी बीक से ग्रास के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और ये ऑब्ज़र्व करे कि वो अपना प्रे ढूंढ रहा है, वो अपना शिकार ढूंढ रहा है। फिर उनको वो इकट्ठा करता है, कुछ देर वो उनको इकट्ठा करता रहता है, उसके बाद फिर उनको कलेक्ट करके वो फ्लाई कर जाता है, तो अपने नेस्ट की तरफ चला जाता है। अब अगर हम इन सारी एक्टिविटीज़ को एज अ स्टूडेंट ऑफ बिहेवियर अगर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो मुमकिन है कि हमारे जहन में सवालों का एक मजमूआ आ जाए, हम बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में पैदा हो जाएं। जैसे हम ये सोच सकते हैं कि आखिर उसने खुराक ढूंढने के लिए इसी जगह को क्यों मुंतखब किया, और भी बहुत सारी जगह थी जहाँ उसको फूड मिल सकता था लेकिन वो इधर ही क्यों आया। फिर हम ये भी सोच सकते हैं, हमारे दिमाग में ये सवाल पैदा हो सकता है कि ये अकेला क्यों है, क्योंकि बर्ड्स के बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि वो फ्लॉक्स में मूव करते हैं, ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, लेकिन ये यहाँ अकेला क्यों है, ये सवाल हमारे दिमाग में आ सकता है। ये सवाल भी हमारे दिमाग में आ सकता है कि क्या इसको जो भी मिलता है वो इसको फूड के तौर पे कलेक्ट कर लेता है, या ये किसी ख़ास तरह के प्रे को या साइज़ को कंसिडर करता है कि इतने साइज़ का प्रे अगर होगा तो ये कलेक्ट करेगा और इस साइज़ का जो प्रे है उसको कलेक्ट नहीं करेगा। क्या वो चूज़ी है, वो सेलेक्ट करके फूड ले रहा है, या उसको जो भी मिलता है जिस तरह का भी प्रे मिलता है वो उसको कलेक्ट कर लेता है। और क्या क्या चीज़ उसको इन्फ्लुएंस करती है कि वो खाना ढूंढ रहा है, खा रहा है, ढूंढ रहा है, फिर खा रहा है, और उसके बाद अचानक ऐसा होता है कि वो फूड को कलेक्ट करता है और अपने नेस्ट की तरफ अपने बच्चों को खिलाने के लिए कलेक्ट करके ले जाता है। तो क्या चीज़ ऐसी है जो वो खुद खा रहा था, ये उसका फ़ायदा था, उसको छोड़कर वो बच्चों के लिए फूड जो है वो कलेक्ट करके ले गया, क्या चीज़ उसको इन्फ्लुएंस करती है। अब हम इन सारे सवालों के जवाब ज़ाहिर है हमारी बिहेवियरल इकोलॉजी इसको देगी, लेकिन अगर हम ये एक साइड के सिर्फ एक साइड के सवाल हैं। अब लेमैन के लिए वो क्या है कि एक बर्ड है जो अपना फूड ढूंढ रहा है, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए, एक बिहेवियरल इकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए, इथोलॉजिस्ट के लिए यहाँ उसको देखकर एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस अराइज हो गए। अब हम अगर चले जाते हैं कि वो उड़कर अपने नेस्ट पे चला गया तो वहाँ एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस अराइज हो जाता है। जैसे हम ये सोच सकते हैं, सवाल पैदा हो सकता है कि उसने नेस्ट बनाने के लिए
इसी जगह का इंतखाब क्यों किया है। और इसमें जो नेस्ट है, इसमें जो नंबर ऑफ़ चिक्स है, उसके जो बच्चे हैं उनकी तादाद जितनी है वो उतनी क्यों है, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं है, उसका बच्चा एक ही क्यों नहीं है या इससे ज़्यादा क्यों नहीं है। और इन दोनों ने, फादर और मदर ने, कैसे डिसाइड किया होगा कि कौन कितना फूड लेकर आएगा बच्चों के लिए। और ये कि जितने बच्चे उस नेस्ट में हैं, क्या उन सब की माँ और उन सब का बाप यही हैं जो उनको लुक आफ्टर करें, या इनके पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आ सकते हैं। फिर और ये भी कि जैसे ही वो मदर फूड लेकर पहुंचती है तो जो चिक्स होते हैं वो बहुत शोर करते हैं और अपनी बेचैनी ज़ाहिर करते हैं अपनी माँ के ऊपर कि वो उनको जल्दी फूड दे। अब इससे एक तो फ़ायदा होगा कि माँ जो है वो उनको जल्दी फूड देगी, लेकिन एक तरफ नुकसान भी है कि उनका प्रीडेटर फ़ौरन मुतवज्जे हो जाएगा। ज़ाहिर है उसको पता चलेगा कि ये छोटे बच्चे हैं और ये फूड के लिए शोर कर रहे हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि इस जगह उसका शिकार मौजूद है, तो बड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है। तो हमारे जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि अगर ये शोर करना, बच्चों का शोर करना डिसएडवांटेजियस है, तो फिर भी आखिर बच्चे इतना शोर क्यों करते हैं जबकि उनकी माँ फूड लेकर पहुंच चुकी होती है। तो अगर हम ये तो हैं एक बिल्कुल जब वो पहुँचे हम उसको ऑब्ज़र्व करें और इतने सारे सवाल जो हैं वो हमारे दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उसी बर्ड को, स्टारलिंग जो हम एज एन एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, उसको ज़रा लॉन्गर टाइम के लिए अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे जहन में ज़ाहिर है ये सवाल पैदा हो सकता है कि ये आखिर ऐसा क्यों है कि रिप्रोडक्शन के लिए जो पेरेंटल इंडिविजुअल्स हैं वो एफ़र्ट करें और इस एफ़र्ट में उनका अपना पर्सनल नुकसान हो रहा है। और हमें ये देखना पड़ेगा, हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो अपनी मेंटेनेंस के लिए कितनी कोशिश करें और उसके मुकाबले में रिप्रोडक्शन के लिए कितनी कोशिश करें, क्योंकि जितनी वो रिप्रोडक्शन के लिए कोशिश करेंगे उतना ही वो अपनी मेंटेनेंस को कम कर देंगे। तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि कितने परसेंट वो अपनी मेंटेनेंस पे एनर्जी यूज़ कर रहा है और कितने परसेंट जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए कर रहा है। इसके अलावा उनकी सीजनल एक्टिविटीज़ जो हैं उन पर कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट होते हैं और उनका मेट की जो चॉइस है वो कैसे बनाई जाती है और उनके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं उनका डिस्पर्सल, क्योंकि एक ही जगह पर अगर सारी प्रोजनी एक ही जगह पर रहेगी तो उनके किसी भी एनवायरमेंटल हैज़र्ड अगर आ जाती है, कोई बीमारी आती है, कोई टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन आता है, तो उनके सब के एक साथ ही मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए उनके ऑफस्प्रिंग का डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर किसी एक जगह पर कोई एनवायरमेंटल हैज़र्ड आ भी जाए तो किसी दूसरी जगह पर उस प्रोजनी के कुछ इंडिविजुअल ज़रूर बचे हुए हों। अब ये सारे सवाल हैं जो एज़ स्टूडेंट ऑफ बिहेवियरल इकोलॉजी हमें, अगर हम बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो ये सारे सवाल हमारे दिमाग में पैदा होते हैं और बिहेवियरल इकोलॉजी हमें इन सारे सवालों और इन जैसे बहुत सारे बाकी सवालों के जवाब देने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। उसका मैकेनिज़्म हम देख लेते हैं। जब भी हम बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला जो होता है ना वो होता है, अगर हम उसको प्रॉपरली ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो हमारे दिमाग में बहुत सारे वाई क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जैसे हमने अभी बात की है कि उसने इसी जगह का इंतखाब क्यों किया, वो खाना खाते खाते छोड़कर कलेक्ट करके अपने बच्चों की तरफ क्यों गया, उसके बच्चे इतने ही क्यों हैं, इस उसने नेस्ट बनाने के लिए इस जगह का इंतखाब क्यों किया है। इस तरह के जो वाई क्वेश्चंस हैं, इन सब को आंसर करने के लिए टिनबर्जन एक साइंटिस्ट था, उसने उसकी जो अप्रोच थी उसने उसको डिस्क्राइब किया। उसका ख़्याल था कि इस तरह के वाई क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए 4 तरीके हैं। तो उनमें से 2 जो हैं
उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं प्रॉक्सिमेट फैक्टर्स। जो प्रॉक्सिमेट फैक्टर्स होते हैं ये कॉजेटिव या डेवलपमेंटल होते हैं और ये हाउ को एक्सप्लेन करते हैं, दे एक्सप्लेन हाउ। जैसे हम कहते हैं कि कॉजेटिव या डेवलपमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये एक्सप्लेन करते हैं कि किसी एनिमल की जो एक्टिविटी है वो किस वजह से हो रही है। जैसे कोई मूवमेंट कर रहा है तो हम कहेंगे ये इसकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से। डेवलपमेंटल को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम कहेंगे कि इन्होंने अपने डेवलपमेंट के दौरान चूँकि मसल्स डेवलप किए हैं तो इसलिए ये उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूव कर पा रहे हैं। तो ये उनके प्रॉक्सिमेट फैक्टर्स हैं। किसी भी एक्टिविटी को हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये मूव कैसे कर रहा है, तो इनको कहते हैं हम प्रॉक्सिमेट फैक्टर्स। एक है अल्टीमेट फैक्टर्स, ये भी दो हैं। एक अडेप्टिव फैक्टर है, यानी उन्होंने उसको क्यों अडेप्ट किया है किसी एक्टिविटी को, अब वो मूव क्यों करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही वाला जो हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि कोई बर्ड जो है वो मूव कर रहा है, तो हम उसके लिए हमने अगर हमारे दिमाग में सवाल पैदा हो गया वाई, कि वो क्यों मूव करता है, तो उसके लिए हमने देखना है कि उसकी एडेप्टिव रीज़न क्या है, यानी वो क्यों मूव करते हैं। अब हम इसको अगर सोचें तो हमें पता चलेगा कि अगर ये मूव नहीं करते तो इनको कई डिसएडवांटेजेस हैं। मसलन ये कि जो एक दूसरे के करीब ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपस में मेटिंग करेंगे सिर्फ, और बहुत ज़्यादा वैरायटी वेरिएशन नहीं आ सकती अगली जनरेशन में, इसलिए मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के मेट्स उनको मिल जाते हैं जिससे अगली जनरेशन में वेरिएशन पैदा होती है। या मूवमेंट करने से इनका डिस्पर्सल हो जाता है ज़रा, तो ये बिखर जाते हैं। इसी तरह फाइलोजेनेटिक को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम कहेंगे कि इनके जो फोर फादर्स थे उन्होंने सिंपली थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मूव करना शुरू किया, उससे अगली जनरेशन में ये और ज़्यादा कम्प्लेक्स हुआ और कम्प्लेक्स हुआ और कम्प्लेक्स हुआ। तो इस तरह एवोल्यूशन में इस एक्टिविटी को उन्होंने रिफ़ाइन किया और बेहतर किया। फाइलोजेनेटिक का मतलब है एवोल्यूशन से रिलेटेड। तो इस तरह के जो अल्टीमेट फैक्टर्स हैं ये वाई को एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये मूव कर क्यों रहे हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि एक मेल स्टारलिंग है जो सिंग करता है, स्प्रिंग में वो गाना गाता है। तो हम इसके ज़ाहिर है कि हम इसका जो वाई है क्यों वो गाना गाता है, तो उसको हमने अगर एक्सप्लेन करना है, अगर हमने आंसर करना है, तो ये स्टारलिंग है, तो अगर उसको आंसर करना है तो हमने दो जो मैंने आपको फैक्टर्स बड़े बड़े बताए हैं, तो अगर हम इसको पॉजिटिव में देखते हैं तो पॉजिटिव में हम ये देखेंगे कि वो क्यों गाता है। तो उसकी हमें ये समझ आती है क्योंकि दिन का जो दिन की लेंथ होती है वो चूँकि बड़ी हो जाती है, तो डे लेंथ इंक्रीज़ होते ही उनके हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं या हार्मोन्स की प्रोडक्शन में चेंज आ जाता है, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि हवा जो है उनके वोकल ऑपरेटर्स जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके पास से गुजरता है, उनको वाइब्रेट करवाता है और आवाज़ पैदा हो जाती है। सिंपल सी बात है, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वाला जो आंसर है ना, ये उसके मैकेनिज़्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड को एक्सप्लेन करता है कि इसमें सेंसरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है, इसमें नर्वस सिस्टम, इसमें हार्मोनल मैकेनिज़्म, स्केलेटल मस्कुलर कंट्रोल, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। ये इसकी पॉजिटिव रीजनिंग हम दे सकते हैं। अगर हम डेवलपमेंटल या ऑन्टोजनी भी जिसको हम कहते हैं उसमें इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कहेंगे कि क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान इन्होंने अपने पेरेंट्स से, अपने नेबर से, अपने इर्द गिर्द से इसको सीखा, सिंग करने को सीखा है, और इनकी एक जेनेटिक डिस्पोजिशन थी। इनके फोर फादर्स ने, इनके पेरेंटल इंडिविजुअल्स ने ये किया कि इनको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये इस सीज़न में जाके सिंग करेंगे। तो जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल मैकेनिज़्म इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन अगर हम इसको अडेप्टिव फैक्टर के तौर पर एक्सप्लेन करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस सिंग करने में इनको आखिर इन्होंने क्या एडवांटेज लेने के लिए इसको अडेप्ट किया है। तो हमें पता चलेगा कि ये मेट को अट्रैक्ट करने के लिए सिंग करते हैं ताकि वो ब्रीडिंग करें, और ब्रीडिंग करने से क्या होगा, इनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो मेल्स की वो बढ़ेगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेल जो है
वो मैच्योर है और वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन वो कोई फीमेल ही नहीं है जिसके साथ ये रिप्रोडक्शन करेगा या मेटिंग करेगा, तो वो क्या करता है, वो अगर सिंग करेगा तो सारी उस टेरिटरी की जितनी फीमेल्स होंगी उन सबको पता चलेगा कि ये मेल जो है वो मैच्योर है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो इससे स्पीशीज़ की जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है वो बढ़ती है। अब हम अगर इसको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फेलोजनी की टर्म में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कहेंगे कि इन्होंने इनिशियली इनके जो फोर फादर्स होंगे, जो एंसेस्टर्स होंगे, उन्होंने क्या किया होगा कि बहुत कम और सिंपल किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू की होंगी, और इस ताकि उनको अपने मेट्स को ये मुतवज्जे कर सकें। और आहिस्ता आहिस्ता उनसे अगली जो जनरेशन पैदा हुई होगी वो ज़रा कम्प्लेक्स किस्म के सॉन्ग्स उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उससे आगे ये और कम्प्लेक्स और ये होते होते अब इस कंडीशन को पहुंच गए हैं कि इनका मेल जो है जब वो सिंग करता है तो वो अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करता है, और इस तरह इनकी जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है वो इंक्रीज़ होती है।